नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट गणित शिक्षण विधियों के पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 क्वेश्चन तक इसकी डिटेल व्याख्या की जाएगी। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणित एक अमूर्त विषय है, इसे पढ़ाते समय शिक्षक को किस शिक्षण सूत्र का पालन करना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। देखिए, गणित की प्रकृति जो होती है वो अमूर्त होती है, लेकिन बच्चों के मस्तिष्क प्रारंभ में अमूर्त विचारों को समझ नहीं पाते। जो सामने होता है उसी को समझ पाते हैं। इसलिए शिक्षक को कंकड़, तिल्ली, डाइंस, ब्लॉक इत्यादि जो मूर्त वस्तु होती है सामने रख के उसकी कंसेप्ट समझना होता है। उसके बाद अमूर्त सूत्र की ओर ले जाना होता है। तो अगर जब भी आपको गणित का कंसेप्ट समझना है छोटे बच्चों के लिए, सबसे पहले मूर्त प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अमूर्त की ओर जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे मूर्त से अमूर्त। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22, गणित शिक्षण में खुले अंत वाले प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है। तो ध्यान रखें, खुले अंत वाले प्रश्न मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब इसे कई थॉट होते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन आप भी कर लीजिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। देखिए, ओपन एंडेड वे प्रश्न होते हैं जिसमें एक से अधिक उत्तर सही उत्तर होते हैं या हल करने के तरीके होते हैं। जैसे ऐसे दो वस्तुएं बताओ जिनका योग 12 है, ठीक है। अब ये प्रश्न बच्चों में रचनात्मक अपसारी चिंतन को विकसित करता है। जैसे आप देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न जहाँ पे आपको दिखे, समझिए कि वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग है और वहाँ पे क्रिएटिविटी है। मतलब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरा, तो इसको मैं कई तरीके से हल कर सकता हूँ, कई मेथड है। तो ये चीज़ें अगर दिमाग में विकसित होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षक बच्चे को 5 अलग अलग त्रिभुज देता है, उन्हें मापने को कहता है। बच्चे बता पाते हैं कि सभी त्रिभुजों के तीनों कोण 180 डिग्री है। एक इस विधि का उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, ये आगमन विधि का उदाहरण है। इसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। आप सबसे पहले सुने होंगे एक आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि। ठीक है, ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगमन विधि में होता क्या है, सबसे पहले हम विशिष्ट उदाहरण देते हैं, जैसे कि 5 अलग अलग त्रिभुज हैं, बच्चों ने उस पर काम किया, खुद को एक सामान्य नियम निकाला। त्रिभुजों के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। यह विधि क्या थी, उदाहरण से नियम की ओर। बट अगर निगमन आ जाए तो क्या हो जाएगा, यह नियम से उदाहरण की ओर, जिसमें हम करते क्या है, फार्मूला दे देते हैं, उसके बाद उस पर अब देखे होंगे यूजुअली हम सॉल्व कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो विभिन्न उदाहरणों से नियम बनाना आगमन विधि, न से नियम न से निगमन, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का क्या अर्थ है। तो गणित की लंबी आकृति का अर्थ होता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का निर्माण, मतलब कि एक कंसेप्ट से दूसरी कंसेप्ट की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, गणित की कक्षा में त्रुटियों के प्रति एक रचनावादी शिक्षक का क्या दृष्टिकोण हो जाना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे, त्रुटियों के प्रति, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको बच्चों की ये सोच दर्शाती है। अब जो भी गलती करते हैं उनको करने दीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ उसको सुधार करना है। तो ये गलतियां क्या होती है, एक अधिगम का एक हिस्सा होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, गणित का पाठ्यक्रम सर्पिल होना चाहिए, मतलब कि स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। इसका प्रतिपादन किसने किया। तो ये ब्रूनर ने बताया था। इसको बोलते हैं जेरोम ब्रूनर। इन्होंने क्या बताया था कि स्पाइरल करिकुलम का विचार दिया। इनका अर्थ था कि विषय या अवधारणा जैसे भिन्न को हर कक्षा में पढ़ाया जाए, लेकिन हर अगली कक्षा में इसकी जटिलता और गहराई बढ़ाती जाइए। ठीक है, एक सर्पिल स्प्रिंग नीचे से ऊपर चौड़ा होता है। तो मतलब स्टार्ट करिए आप ऐसे, अब इसका आकार बढ़ाते जाइए। समझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इनका कंसेप्ट डेवलप होगा। अब स्टार्टिंग में ही आप बहुत बड़ा दे देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। तो सर्पिल आकार पाठ्यक्रम जब भी बोले तो जेरोम ब्रूनर को आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित में सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छोटे समूह में बच्चों को एक दूसरे से साथ मिलकर सीखना, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अगर समझ में ना आए तो आप इंग्लिश का टर्म याद करिए, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, छोटे समूह में बच्चों को एक साथ मिलकर सीखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। तो D.W. एलन का नाम सुने होंगे। इन्होंने छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग दिया था और ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। आप यहाँ पे व्याख्या में देख भी सकते हैं। ये स्कूल के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि बीएड और बीएसटीसी जो करने वाले छात्र हैं, प्रशिक्षु शिक्षक, इनके लिए शिक्षण कौशल दिया था। जैसे कि श्याम पट कौशल हो गया, प्रश्न पूछना हो गया, विकसित किया था। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग जहाँ भी है आप प्रशिक्षु शिक्षक समझेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ चाहें तो फुल टॉस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये गणित शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता है ताकि ये जान सके कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं। ये किस प्रकार का मूल्यांकन है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है। इसमें बच्चों को ग्रेड देना नहीं है बल्कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, रचनात्मक मूल्यांकन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, ज्यामितीय प्रमेयों को हल करने के लिए सबसे अधिक किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। आप इंग्लिश का टर्म भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं विश्लेषण विधि तो एनालिटिकल मेथड याद रहेगा। अब रेखागणित में किसी भी प्रमेय या साध्य नियम को विश्लेषण विधि की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें सिद्ध क्या करना है से शुरू करते हैं और तार्किक रूप से पीछे मुड़कर ज्ञात तथ्यों पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो प्रमेय सिद्ध करना मतलब विश्लेषण यानी एनालिटिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 32 है, संश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? तो ये ज्ञात से अज्ञात पर कार्य करती है, फ्रॉम नोन टू अनोन। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। एक से दो बार एक क्वेश्चन देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। दो बार वीडियो देखिए आपको पूरा याद हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, गणित में मस्तिष्क उद्वेलन की तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सृजनात्मक और नए विचारों को आप देखेंगे उत्पन्न करना। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है, क्रिएटिविटी के थ्रू नया नया विचार उत्पन्न करना। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गणित की एक भाषा होती है, बिल्कुल सही है। जो भाषा यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है यहाँ पे है, वही अमेरिका में है, वही लंदन में है। गणित अमूर्त होती है, ये भी सही है। अब हम बोल देते हैं कि 4 किलो चावल जैसे बोलते हैं ना हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग को दिख थोड़ी रहा है यहाँ पे, ये अमूर्त है, ये भी सही है। गणित के नियम सार्वभौमिक है, सही बात है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो होता है यहाँ भी है, अमेरिका में लंदन में है। लेकिन गणित केवल अनुमानों पर आधारित नहीं है, इसमें तार्किकता नहीं होती, ये गलत है। इसमें तार्किकता होती है, ठीक है। इसमें गणित की अपनी भाषा होती है, प्रतीक होती है, सूत्र होती है, सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे, एनसीएफ 2005 किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? तो करके सीखना और रचना वाले क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, एनसीएफ 2005 में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से, गणित शिक्षण में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग है? तो छात्रों के वर्ष भर के जो कार्य होते हैं और उनकी उपलब्धियां, उनकी जब प्रगति होती है उसको संग्रह करके रखा जाता है फाइल और फोल्डर के रूप में, इसी को बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक साल के पूरे डाटा को, छात्रों के पूरे डाटा को आप देखेंगे कि इंक्लूड करके उसको फोल्डर में रख लें, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है, गणित में रूब्रिक्स क्या है? तो एक स्कोरिंग गाइड जिसका उपयोग छात्रों के काम और आकलन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, ये गणित शिक्षण बच्चों से कहता है कि 1/2 और 1/3 को जोड़ने से हमें समान हर क्यों खोजना पड़ता है, यह प्रश्न क्या मापता है? इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट को डेवलप करना और गणितीय तर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक केवल उत्तर नहीं दे रहा है, अब इसे 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिए, ठीक है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करके मान लो 5/6 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक केवल उत्तर नहीं पूछ रहा है, बस इसके कारण पूछ रहा है कि ये क्यों आया, तो इससे क्या होता है, कंसेप्ट डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमन विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो आगमन विधि देखिए होता क्या है कि बहुत धीमी है। तो आगमन विधि में होता क्या है कि अब सबसे बहुत धीमा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है। अब हम लोग अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम लोग यही करते हैं ना कि सबसे पहले हम लोग फार्मूला दे दिए और बोल देते हैं कि फार्मूला पे आप क्वेश्चन पुट करिए, आंसर निकालिए, तो जल्दी पूरा हो पाता है कंसेप्ट। अब देखेंगे कोर्स जल्दी पूरा हो पाता है। बट अगर हम नीचे बेस से शुरू किए, एंगल निकाला, उसके बाद फार्मूला निकाला, उसके बाद पुट करो, तो पता चला कि सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम निगमन विधि का ज़्यादा यूज होता है, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निगमन विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो समय की बचत होती है और पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।